हेलो गाइस एंड वेलकम टू द व्लॉग। मैं आ गया हूँ करण आप लोगों के साथ वापस लेकर अपना एक और वीकली व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो स्टूडेंट्स वाले पॉइंट को लास्ट 2 व्लॉग से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज उसको एक तरीके से सम अप कर दूँगा। तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ आज अपने उसी फ्रेंड के घर जिसका नाम है रॉकी। तो स्टे ट्यून्ड। अभी बाहर है ठंड बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर दिखा रहा है -6 डिग्रीज़, बट फील्स लाइक ऑब्वियसली जैसे कनाडा में बताया ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा फील्स लाइक के हिसाब से जाते हैं। तो अभी -14 डिग्रीज़ मुझे दिखा रहा है। सो सबसे पहले तो मुझे अभी अपनी कार क्लीन करनी पड़ेगी क्योंकि कल रात को थोड़ी सी हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी स्नो अभी भी कार के ऊपर है। सो आई जस्ट क्लीन इट फर्स्ट एंड देन आई प्रोबेबली हेड टू रॉकीज। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ पवन के यहाँ पर। अभी चलते हैं ऊपर एंड मिलते हैं उससे एंड फिर आपको दिखाते हैं उसका घर भी और आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए एक बाहर का एक देता हूँ जहाँ वो रहता है। सो दिस इज़ द कॉन्डोमिनियम वेयर ही लिव्स। वो एक कॉन्डो अपार्टमेंट में रहता है। सो आई जस्ट बी हेडिंग इन देयर नाउ। बाहर जैसे मैंने बताया था कि ठंड बहुत ज़्यादा, तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जिस वजह से अभी टेम्परेचर -13 डिग्रीज़ हुआ है। सो अभी जैसे मैंने बताया था कि थोड़ी सी रात को स्नो गिरी है, तो अभी सब कुछ ऐसा दिख रहा है। इट्स ऑल वाइट राइट नाउ एंड जब मुझे कार साफ़ करनी थी तो इट वॉज नॉट एक्चुअली स्नो, इट वॉज एक्चुअली द आइस दैट आई हैड टू स्क्रैच फ्रॉम माई कार। यू कैन सी द कार राइट नाउ। ऊपर से सनस्क्रीन को क्लीन कर लिया था मैंने, बट इट्स लाइक व्हेन आई विल ट्राई टू टेक इट ऑफ इट इज़ एक्चुअली आइस, इट्स नॉट स्नो। स्नो फ्लरी होती है, स्नो ऐसी उतर जाती है, बट अब ये जमकर आइस बन चुकी है क्योंकि मैंने कार को क्लीन टाइम से किया नहीं था। तो यही कुछ एक इश्यूज़ रहते हैं अगर आप कनाडा रहते हो और आपको हर चीज़ मेंटेन करने की। अभी ठंड लग रही है, ऊपर चल के कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि ये यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है, इट्स न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी। सो हियर इज़ वेयर पवन लिव्स। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसी इसलिए आ रही होगी क्योंकि मुझे लगाना पड़ा है आज फेस के ऊपर मास्क, सो दैट्स व्हाई आई माइट साउंड लिटिल डिफरेंट टुडे। हाँ भाई। तो गाइस जैसे बताया था मैंने कि आज फिर से मतलब मेरा वीकली व्लॉग में शूट करने के लिए निकला हूँ, तो मैं आ गया हूँ रॉकी के घर। तो रॉकी का मैंने आपको बाहर से बिल्डिंग दिखाई थी, आगे मुझे कैमरा बंद करना पड़ गया था बिकॉज बहुत सी चीज़ें, बजर कोड डालो, बाबूजी रहते हैं कॉन्डोमिनियम में, कॉन्डो में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, अगर आपको आना होता है आप सीधा अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो एक यूनिक कोड होता है, वो यूनिक कोड आपको डालना पड़ता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटेड सिस्टम ऑनर को कॉल करता है। मुझे भी नहीं पता था हाउ इट वर्क्स, तो मैंने भी आके ये चीज़ें पहले से पूछी, तो वही चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिर इसको कॉल आया, इसने कंफर्म किया कि लेट हिम कम, फिर मेरे लिए गेट खुल गया और फिर मैं इसकी बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। तो सर अब आप डिमांड में इतने हो, बताओ क्या। हाँ भाई, सब कैसे किए आए सब। अच्छा रह गया था। जैसे हम लोग बात कर रहे थे तेरा स्टूडेंट वाला एक्सपीरियंस, डेफिनेटली तू बहुत सी चीज़ें तूने बताई। तो हम लोगों ने तेरा कोर्स स्टार्ट कैसे हुआ वो बताया तूने मुझे, और तेरा कोर्स तूने बताया कि 2 इयर्स का था। एक मेन पॉइंट जो आता है, मेन पॉइंट ये होता है कि रोकड़ा कितना लगेगा। सो हाउ वॉज योर फीस, हाउ मच वॉज योर फीस, तुझे कितना पे करना पड़ता था पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर पे करना पड़ता, पर सेमेस्टर क्या था फी स्ट्रक्चर, और लाइक तो तुझे 2 साल का एक साथ पे करना पड़ा था कि एक क्वार्टर का पे करना पड़ा था, और फी कितनी थी, इफ यू कैन शेयर इट। तो बस फिर वही है कि जब मैं आया था, जैसे मैंने बताया कि तब हमारा जीआईसी का कोई प्रोग्राम नहीं था उस टाइम पे। बस जो एसपीपी के अंडर जो कॉलेजेस आती थी, बस उसके एक फर्स्ट सेमेस्टर की आपको फीस पे करनी है। इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू पे फॉर योर 2 सेमेस्टर्स।
तो मैंने एक ही सेमेस्टर की वहाँ से फ़ी पे की थी, बिकॉज ये भी चीज़ मेरी पर्सनल है, सबके साथ अलग अलग सिनेरियोज हुए होंगे, बट जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरे डैड बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे पहले तो कनाडा आने के लिए, बट क्योंकि उनको यही था कि खर्चा बहुत है, और मेरे को देख के तो रॉकी है। मेरे को देख के तो कोई भी बोलेगा कि इसके पीछे पैसा डालना मत दो, इससे बेटर है कि वो कुएं में डाल दो पैसा, पता ही है वापस तो नहीं आने वाला है। तो फिर मेरे डैड को मैंने बताया कि डैड एक ही सिर्फ सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है, बाकी तो सब मैं वहाँ पे कमा के पे कर लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, ताकि सिर्फ एक बार डैड कन्विंस हो जाए और एक बार मेरे पास हाथ में वीज़ा आ जाए। एक बार वीज़ा आने के बाद मैं कभी भी डैड को बोलूँगा कि डैड फीस पे करनी है, तो डैड ऐसा तो बोलेंगे करनी नहीं, पड़ेगी। डैड तो ऐसा बोलेंगे नहीं कि नहीं नहीं कॉलेज छोड़ दे। डेफिनेटली। तो मैंने एक ही सेमेस्टर की फ़ी पे की थी। उस टाइम पे मेरी जो फ़ीस थी, अभी भी कुछ हद तक वो सिमिलर ही है। तो जो मैंने फ़ीस पे की थी वो 4 सेमेस्टर की थी, अराउंड $26,000 to $28,000। Okay. And just wanted to clarify, when we talk about dollars, we are not talking about United States dollars. We are talking about Canadian dollar. US डॉलर और कैनेडियन डॉलर के अंदर डिफरेंस है। कैनेडियन डॉलर्स आज की डेट में अगर आप ऑन एन एवरेज देखते हो तो 56 या 57 डॉलर्स के आसपास ट्रेड करता है। सो हमारी जो भी वीडियोस के अंदर आपको हम लोग डॉलर्स कॉट करते हैं, unless and until it is stated United States dollar, it is Canadian dollar. So जो इसने फी बताई 26,000 to $28,000, that is Canadian dollars. तो ये तूने बताया 4 साल की फीस थी। ये 2 साल की फीस थी, जिसमें 4 सेमेस्टर्स की फीस थी। तो मतलब ये लगा ले 28,000, मतलब मोटा मोटा ये लगा ले कि $9,000 हो गया, मतलब $8,000 हो गया तेरा मोटा मोटा। बिटवीन $8,000 to $9,000 पर सेमेस्टर ऐसा रहता था, क्योंकि मुझे इतना याद है कि लास्ट सेमेस्टर में हमारी फीस थोड़ी कम थी, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में हमको सब्जेक्ट्स थोड़े कम थे, और जो सबसे ज़्यादा फीस लगी थी वो शायद थिंक जो थी वो 3rd सेमेस्टर में थी। फर्स्ट सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में सब्जेक्ट सेम थे, 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था, जो कि वो भी मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज आते हैं, जो कोर्सेज आप लेते हो, तो आप एक आयल्स तो दे देते हो। आयल्स तो जो है वो आपका एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है जिसको आपको करना ही करना है। एक दूसरा मैंडेटरी क्राइटेरिया है, आपको अगर यहाँ पे एडमिशन आपकी जो है वो पूरी कंप्लीट करनी है, तो क्योंकि आप जैसे आते हो आपको कॉलेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपको एक ESL, इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, उसका कुछ ऐसा कुछ होता है, ESL करके कुछ बोलते हैं। वो एक असेसमेंट होता है, वो आपको कॉलेज की तरफ से देना पड़ता है। वो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो आपको स्केड्यूल वो लोग असाइन करते हैं, उससे पहले वो आपको देनी पड़ती है। उसमें कोड्स रहते हैं, वो कोड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश की लेवल क्या है। जैसे आपने अगर 6 बैंड्स इंडिया में से आइल्स में दे दिया, दैट डजंट मीन कि आपको सब आता है। कॉलेज वाले अपने हिसाब से वो पूरा असेस करते हैं और उसके बेस पे आपको एक कोड देते हैं। वो कोड के बेस पे आपको उनको पता चलता है कि आपको आपकी लेवल क्या है इंग्लिश की, वेदर डू यू रिक्वायर एनी मोर सब्जेक्ट ओके व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। ओके, तो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ आइल्स ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर आकर एक कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ता है। हाँ, जिसके अंदर लाइक आपको एक्सेस करने के उनका हाँ, अलग अलग क्राइटेरिया हाँ, होता है, just to know that where you stand in हाँ, communicating in English, because definitely because if I talk about Canada, so यहाँ पर 2 official languages हैं। so ये bilingual country है, यहाँ पर English as well as French, ये 2 languages यहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज एक तरीके से मानी जाती हैं। तो अगर आपको टेक्निकली ये माना जाता है कि फ्रेंच इज समथिंग लाइक ओके, अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप सेकंड लैंग्वेज उसको आप कंसिडर कर सकते हो, बट इंग्लिश इज समथिंग दैट आपको अच्छे से कम्युनिकेशन के लिए आनी चाहिए, वेदर इट इज अबाउट स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। यही चारों मॉड्यूल्स होते हैं आइल्स के अंदर जो वो जज करते हैं। बट डेफिनेटली बिकॉज इंस्टीट्यूट्स अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। सो एज रॉकी टोल्ड मी दैट कि उसके लिए भी एक अलग से उन लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। बस एक वही आउट ऑफ द ब्लू मेरे माइंड में ये चीज आ रही है, लाइक आई डोंट मीन कि तेरी सप्ली आई होगी या फिर आई डोंट मीन कि तेरी री आई होगी, बट व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि सपोज लाइक तेरे 4 सेमेस्टर्स में जो कोर्सेज होते हैं, अगर तेरा एक मान ले तेरा फर्स्ट सेमेस्टर में किसी एग्जाम के अंदर यू आर नॉट एबल टू गेट द स्कोर्स, डिजायर्ड स्कोर्स जो चाहिए होते हैं, अगर सिंपल लेमन टर्म में बोलूं तेरी सप्ली आ जाती है, तेरी री आ जाती है, तो वो इंडिया के जैसे वैसे ही होता है कि तू 2 महीने बाद दोबारा एग्जाम दे सकता है या फिर कैसे होता है? और दूसरी चीज, अगर तेरी री आती है तो री एग्जामिनेशन के लिए तेरे को सिर्फ एग्जाम की फी देनी पड़ती है
कि तुझे वो कोर्स दोबारा से पूरा पे करना पड़ता, हाउ डज दैट वर्क? तो वो कैसा रहता है, जैसे मैंने बताया पहले जो सिचुएशन थी उसके थोड़ा सिमिलर ही है ये सारी चीज़ें, कि अभी जैसे कि यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है वेयर यू हैव टू स्कोर 35 ओके आउट ऑफ and 100. above, yeah. ओके यहाँ पे आपको 50% दैट इज मिनिमम. ओके If you are getting lower score than 50, that means you are failed. ओके And if you fail that subject, then you will have to retake the whole subject again. और वो चीज़ कैसी होती है कि आपको 2 महीने के बाद नई री एग्ज़ाम देनी पड़ती है. जैसे कि आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ एंड देन यू आर मूव्ड आउट टू द नेक्स्ट लाइक द सेकंड सेमेस्टर. अब उसमें सेकंड सेमेस्टर में अगर मान लो आपके 5 सब्जेक्ट है, तो आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका जो एक सब्जेक्ट जो आप क्लियर नहीं कर पाए, वो आपका सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में ऐड हो जाएगा, विच यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, एंड दैट इज अगेन $1,500 पर सब्जेक्ट. ओके, तो उसकी क्लासेस भी दोबारा लेनी पड़ती है? पूरी सब क्लासेस, सारी अटेंडेंस वगैरह सब कुछ वापस, और असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ दोबारा सब से कुछ बनानी वापस करने पड़ेगी? पड़ेंगे. ओके, सो मतलब यू आर टेकिंग दैट कोर्स अगेन हाँ, technically, like it's not not just course that, as a subject. yeah, okay. हाँ. Oh, I'm sorry. Yeah. So it's not technically like you are just taking the exam. Yeah. You have to do everything again. आपको फीस भी दोबारा देनी पड़ेगी, असाइनमेंट्स भी सब कुछ दोबारा बनाने पड़ेंगे, और एग्जाम डेफिनेटली आपको दोबारा देना. ओके, सो दीज थिंग्स आर समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. लाइक हमें पता है कि हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इज लिटिल बिट डिफरेंट देन हियर, बट दैट आई बिलीव इज समथिंग गुड, बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर टू लर्न. So Canadian institutions like they try कि आप जो भी कर रहे हो आप अच्छे से करो और अच्छे से उस चीज को लर्न करो. ये हो गया तेरा, चलते रहे 4 सेमेस्टर्स हो गए पूरे. तो तू जैसे स्टडी परमिट पे आया था, स्टडी वीजा पे आया था, तो तेरा जब ये 4 सेमेस्टर या 2 साल वाला जब कोर्स पूरा हो गया, हाउ डज द नेक्स्ट थिंग वर्क? दैट इज द मेन थिंग, गेटिंग अ वर्क परमिट. सो वर्क परमिट के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? लाइक तेरे 4 सेमेस्टर का कोर्स पूरा होता ही क्या तो सीधा ही जॉब करनी 40 घंटे शुरू कर सकता है, या कैसे काम करता है वो? नहीं, उसमें कैसा होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हमारा जो लगता है वो एक स्टडी परमिट होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टूडेंट वीज़ा. तो उस पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो सोशल इंश्योरेंस नंबर जो हमको मिलता है, उस पर आप अप टू 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो. बट जैसे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, देन आपका स्टडी वीज़ा जो परमिट होता है, जो स्टडी परमिट होता है, आपकी उसकी वैलिडिटी भी उतनी ही रहती है जब तक आपका कोर्स रहता है. वो लोग कुछ 2-3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं पहले से ही, ताकि जस्ट इन केस वर्स कम वर्स सिनेरियो, इफ यू नीड इट यू कैन यूज इट, यू डोंट हैव टू गो विद द प्रोसीजर टू रिन्यू एंड एवरीथिंग, राइट. तो अभी उसके बाद फिर जो प्रोसीजर रहता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, कॉलेज में से आपके पास ट्रांसक्रिप्ट सारे के सारे सेमेस्टर की होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट स्टेप में वही चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है, विच इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. और उसमें भी कैसा है कि अगर आप 1 साल का कोर्स लेके आ रहे हो, विच इज़ 2 सेमेस्टर्स, तो आपको 1 ही साल की वर्क परमिट मिलेगी. और अगर आप 2 साल का कोर्स लेके आ रहे हो, विच इज़ 4 सेमेस्टर, देन आपको 2 साल की वर्क परमिट, 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी. और अगर आप 3 साल का कोर्स लेके आ रहे हो, फिर भी आपको 3 साल की ही वर्क परमिट मिलेगी. ओके, दिस इज अंडर दी SPP लॉ.